वेलकम बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन में और आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला का बात कर लिया था। ओके, अब कुछ ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो ट्रायंगल से एसोसिएटेड होंगे। ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स बोले तो मतलब ऐसा नहीं कि जो लेते पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2 वो पॉइंट नहीं। पॉइंट बोले तो डॉट, कुछ खास डॉट्स होंगे जिनकी इंपॉर्टेंस होगी, जिनका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नाम है ना, दे आर एसोसिएटेड विद ट्रायंगल। तो कुछ ऐसे खास डॉट्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग, और वो कहां से बने हैं, उनका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन बोले तो सोर्स क्या है, कहां से वो जनरेट हुआ, कैसे वो डॉट क्रिएट होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहला हम लोग जो पॉइंट की बात करने वाले हैं वो पॉइंट है ये सेंट्रॉइड। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट लिखोगे, मेन हेडिंग कर दो सम ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स रिलेटेड विद ट्रायंगल। ओके, सम ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स रिलेटेड विद ट्रायंगल, और उसमें पहला केस रहेगा सेंट्रॉइड उस पॉइंट का नाम है, और ये सेंट्रॉइड बनता किससे है, मीडियन ऑफ ट्रायंगल से बनता है। ओके, ठीक है। तो पहली बात हम लोग करने वाले हैं किसकी, सेंट्रॉइड की, और सेंट्रॉइड का सोर्स क्या होता है, मीडियन होता है। ठीक, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग मीडियन की बात करेंगे। ओके, मीडियन हम लोग छोटी क्लास से जानते हैं कि मीडियन क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल में, मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है, तो इस ट्रायंगल एबीसी में वर्टेक्स ए से, सपोज वर्टेक्स ए लिया, उसको जब ऑपोजिट साइड, जो कि फिलहाल क्या होगी, वर्टेक्स ए के ऑपोजिट साइड बीसी होगी, उसके जब मिड पॉइंट से मिलाते हो, है ना, मान लो मिड पॉइंट क्या है, डी, तो ये जो लाइन सेगमेंट बनता है ना, एडी, दिस एडी इज कॉल्ड एज मीडियन। एक मीडियन हुआ, ये एक मीडियन हुआ। क्यों एक, क्योंकि अभी हमने सिर्फ वर्टेक्स ए लिया है और उसके ऑपोजिट साइड बीसी का मिड पॉइंट लिया डी, तो ये चीज एक मीडियन कहलाती है। मीडियन क्या होता है, ट्रायंगल के एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो सेगमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड अ मीडियन। इसलिए एडी एक मीडियन हुआ। ठीक, ऐसे ही और भी मीडियंस होंगे, वो क्या होंगे, जैसे बी से, वर्टेक्स बी से निकलेगा एक मीडियन, तो वर्टेक्स बी से मीडियन जब निकलेगा तो ऑपोजिट साइड कौन सी है, बी के, एसी है, तो एसी के मिड पॉइंट को जो मिलाएगा, ठीक है, ये मान लो ई है एसी का मिड पॉइंट, तो बीई एक मीडियन हो गया। कितने मीडियन हम लोगों ने अब तक ड्रॉ कर लिए, दो, एडी और बी, दो मीडियन हो गए। ठीक है, इसी तरह एक मीडियन और होगा सी से, सी के ऑपोजिट साइड बोले तो ए बी, उसका जो मिड पॉइंट होगा, उसका मिड पॉइंट मान लो ये है। ठीक, मान लो दिस पॉइंट इज एफ, तो जो सी एफ होगा ना, दिस सी एफ इज ऑल्सो वन मीडियन। तो टोटल कितने मीडियंस होंगे, तीन। और इस तीनों मीडियन की खास बात ये होगी कि एक्चुअल में देखो इस डायग्राम में ये वाला जो पॉइंट है एडी और बीई का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। जो सीएफ मीडियन भी होगा ना, वो भी इसी पॉइंट से गुजरेगा, इससे ही गुजरेगा ये वाला मीडियन भी। ठीक है, मतलब तीनों मीडियन एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। किस पे, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। मतलब अगर हम किसी भी दो मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो तीसरा मीडियन भी उसी पॉइंट से ही गुजरेगा, ये बात तय है। ठीक है ना, ये मीडियंस की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्या, सेंट्रॉइड। तो समझ में आया हमने हेडिंग में क्यों लिखा है, हमने हेडिंग में क्यों लिखा है मीडियन एंड सेंट्रॉइड। एक्चुअल में सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस, कि किसी भी दो मीडियंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा उससे भी हम लोग बिल्कुल सेंट्रॉइड बोल सकते हैं। एनी टू मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेंट्रॉइड, और बाय डिफॉल्ट तीसरा मीडियन भी वहीं से पास करेगा ही करेगा। ठीक है, और अच्छा इसी चीज को सपोज ऐसे कुछ कहा जाए, मान लो कि सपोज हमने एडी और बीई दो मीडियन लिए और उनका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लिया।
ठीक। सपोज ये बोला जाए कि बेटा सी से उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बताओ कि वो साइड ए बी को कहां पे जाके इंटरसेक्ट करेगा। फिर से बोल रहे हैं, मान लो ऐसा किसी ने पूछा हमसे कि बोला भाई ट्रायंगल एबीसी में हमने एक एडी मीडियन ड्रॉ कर लिया, एक बी मीडियन ड्रॉ कर लिया, और इन दोनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना लिया, तो तुम्हें ऑब्वियसली पता है कि वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को क्या नाम देना है। दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। किसी ने पूछा कि भाई हम सी को उस सेंट्रॉइड से मिलाते हुए एक लाइन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो ए बी को कहां पे जाके मीट करेगा। तो तुम्हें ऑलरेडी जवाब पता है, क्योंकि तुम सी को सेंट्रॉइड से मिलाते हुए आगे ड्रॉ कर रहे हो एक लाइन ये वाली, तो ऑब्वियसली सी को जब सेंट्रॉइड से मिला रहे हो तो तुम कुछ और नहीं बल्कि एक मीडियन ड्रॉ कर रहे हो। अंडरस्टूड ना। सी को जब सेंट्रॉइड से मिलाते हुए आगे जाएंगे तो डेफिनेटली क्या ड्रॉ हो रहा है, एक मीडियन ड्रॉ हो रहा है, और मीडियन का काम ही है ऑपोजिट साइड को क्या करना, बाइसेक्ट करना। इसलिए अगर कोई बोलता है कि दो मीडियंस का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को तीसरे बचे हुए वर्टेक्स से मिलाते हुए आगे बढ़ा रहे हैं, तो उस वर्टेक्स के ऑपोजिट वाली साइड को कहां पर मीट करेगा, तो क्या बोलोगे, उस ऑपोजिट साइड को कहां पे मीट करेगा, उसके मिड पॉइंट पर मीट करेगा। क्योंकि हम कुछ और नहीं कर रहे बल्कि हम सी से जब दो मीडियंस एडी और बी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मिलाते हुए हम जब सी से एक सेगमेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो बेसिकली हम सी और सेंट्रॉइड को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, और वो लाइन बल्कि कुछ और नहीं क्या होगा, एक और तीसरा मीडियन होगा। इस वजह से, वो मीडियन होने की वजह से वो ए बी को जाके क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। ठीक है, इतनी बात समझ में। मीडियन क्या चीज होता है पता ही था, बट फिर भी हमने रिकॉल कर दिया। और मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड एज सेंट्रॉइड। ओके, बाकी सेंट्रॉइड को एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखना है तो किसी भी दो मीडियन को इंटरसेक्ट करा दो, किसी भी दो मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो, जहां पर उन दो मीडियंस की मुलाकात होगी तीसरा मीडियन भी उसी जगह पर आकर मुलाकात करेगा। ये उसकी प्रॉपर्टी है, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्करेंसी। आगे और आएगा टॉपिक में, हम लोग बात करेंगे कॉन्करेंट लाइंस की बात करेंगे, तो इसको कॉन्करेंसी ही कहते हैं। कॉन्करेंसी क्या हो गया, इस कॉन्करेंसी वर्ड किस लिए, क्योंकि सारी की सारी लाइंस एक ही पॉइंट पे मुलाकात कर रही है। तीनों लाइंस, तीन लाइन होगी ना, एडी और बीई और सीएफ, तीन तरह की लाइंस हो गई, तीन तरह की, और ये तीनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है। कहां पे, इस पॉइंट पे। तो जब जब तीन या तीन से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पर मुलाकात करती हैं, देन इट इज सेड टू बी क्या, कॉन्करेंट लाइंस। इसलिए एडी, बी और सीएफ तीनों लाइन मिलाकर कैसा सिस्टम बना रही है, एक कॉन्करेंट लाइन का सिस्टम जनरेट कर रही है। ठीक है, कॉन्करेंट लाइंस कहलाएंगी तीनों। इसका मतलब ऑल द मीडियंस आर कॉन्करेंट। किसी भी ट्रायंगल में ऑल द थ्री मीडियंस आर कॉन्करेंट। क्लियर है यहां तक। तो एक तो सेंट्रॉइड की बात हो गई, हम लोगों ने ये कर लिया, मीडियन से बनता है बात हो गई। एक पॉइंट जरूर से लिखना, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, एनी ट्रायंगल, एक्यूट हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट एंगल्ड हो, आइसोसेलेस हो, इक्विलैटरल हो, स्केलर हो, मतलब उसका स्पेशल नाम हो चाहे ना हो। ठीक, सेंट्रॉइड ऐसी चीज है जो हमेशा 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 उस ट्रायंगल के भीतर ही पॉइंट देता है। मतलब सेंट्रॉइड जो भी होगा किसी भी ट्रायंगल का, वो हमेशा ट्रायंगल के किधर होगा, भीतर होगा। मतलब मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहे दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, निश्चित तौर पर ट्रायंगल के भीतर ही बनेगा। इसलिए पॉइंट नोट करोगे, सेंट्रॉइड ऑफ एवरी ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ठीक है, डिफाइन हो गया। सेंट्रॉइड की लोकेशन ध्यान रखोगे, हमेशा हमेशा ट्रायंगल की किधर होती है, भीतर होती है। ठीक है, अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट की, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि हमें इस ट्रायंगल का क्या दिया होगा, तीनों वर्टेक्स पता होगा, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता होगा, और हमें सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, बस उसके लिए एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे वो सुनो पहले, कि एक्चुअली ये सेंट्रॉइड की ना खास बात होती है। सेंट्रॉइड, जैसे ये सेंट्रॉइड को जनरली किससे डिनोट करते हैं, जी से, जनरली जी से डिनोट करते हैं, बट ऐसा कहीं ये नहीं है कि एक नियम ही बन गया कि हमेशा जी से ही रिप्रेजेंट करना चाहिए। भाई अगर किसी क्वेश्चन में ऑलरेडी किसी पॉइंट को जी से डिनोट कर रखा है, तो जबरदस्ती सेंट्रॉइड को भी जी नाम थोड़ी दोगे, तो फिर मिक्सअप हो जाएगा, है ना। बट जनरली सेंट्रॉइड इज डिनोटेड बाई क्या,
कैपिटल जी। जैसे हर कॉइन के लिए कुछ ना कुछ अल्फाबेट यूज होता है ना, वैसे सेंट्रॉइड के लिए जनरली वी यूज जी, है ना। बट ऐसा कोई नियम कानून नहीं है कि नहीं जी ही यूज करना चाहिए, उसके अलावा कुछ और यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो जी है ना, यहाँ पे ये जी लिख दिया है, ठीक है जी। तो सेंट्रॉइड की खास बात होती है कि सेंट्रॉइड हर मीडियन को जैसे फॉर एग्जांपल एक बार समझने के लिए मीडियन एक ले लेते हैं, एडी ले लिया, ठीक है, एडी मीडियन ले लिया। तो सेंट्रॉइड क्या करता है, वर्टेक्स से डी की तरफ, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड की तरफ, इस लेंथ में देखो सेंट्रॉइड से ए ज्यादा दूर लग रहा है या सेंट्रॉइड से डी ज्यादा दूर लग रहा है तुमको, मतलब इनकेस भूल जाओ अगर, तो इसलिए हम ये डिस्टेंस वाली बात तुम्हें देखने बोल रहे हैं। ऐसा कोई ये नहीं कि डायग्राम से ही है तुम रेशियो भी क्रैक कर लोगे, बट फिर भी कभी इनकेस कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए हम पूछ रहे हैं। जब भी डायग्राम बनाओगे एक सही ठीक लगभग अप्रोक्सीमेट डायग्राम बनाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा कौन सी डिस्टेंस बड़ी है कौन सी डिस्टेंस छोटी है। तो जो जी है ना वो दिख रहा है ए से ज्यादा दूर पे है, और जी जो डी से है वो डी से दूरी क्या है, कम है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड की खास बात होती है, एक्चुअल में ये रेशियो फिक्स होता है। सेंट्रॉइड क्या करता है, सेंट्रॉइड की जो दूरी होगी ए से और सेंट्रॉइड की जो दूरी होगी कहां से, डी से, ये रेशियो फिक्स है। दिस रेशियो इज हाउ मच, 2:1 का रेशियो होता है, ठीक है, 2/1 का रेशियो होता है। मतलब सेंट्रॉइड क्या करता है, हर मीडियन को वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड की तरफ, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड की तरफ डिवाइड करता है, किस रेशियो में, 2:1। कैसे, इंटरनली, क्योंकि सेंट्रॉइड मीडियन के ऊपर आ रहा है ना, सेगमेंट पे पड़ रहा है, बीच में कहीं आ रहा है, तो ऑब्वियसली इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना। और ये इसका और इसका जो रेशियो होगा, जीए और जीडी का जो रेशियो होगा वो कितना होता है, 2:1 होता है, 2/1 होता है, ओके। इसी तरह बीई मीडियन देखो, बी से ई वाला मीडियन देखो, कौन सी लेंथ ज्यादा है, बीजी ज्यादा है और जी क्या है, कम है। तो ये बात भी सच है कि जीबी बाई जीई ये भी 2/1 होगा, दिस इज ऑल्सो 2/1। सेंट्रॉइड हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में इंटरनली डिवाइड करता है, किधर से किधर की तरफ, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड की तरफ। सिमिलरली ये वाला एक मीडियन और है ना, कौन सा, सीएफ, तो जीसी देख लो ज्यादा है और जीएफ क्या है, कम है। तो एक बात ये भी होगी, जीसी बाई जीएफ इज इक्वल टू कितना, जीसी बाई जीएफ हो गया, दैट इज अगेन कितना, 2/1। तो सेंट्रॉइड क्या ये ट्रुथ है कि सेंट्रॉइड हर मीडियन को इंटरनली डिवाइड करता है वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड की तरफ इन द रेशियो कितना, 2:1, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लो हमें सेंट्रॉइड का फॉर्मूला डिराइव करना है। फॉर्मूला वैसे सिंपल सा है, याद तो देखो क्वेश्चन के लिए तो याद ही रखना पड़ेगा, बट इन केस पूछ लिया जाए कि बेटा डिराइव करके बताओ सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, तो उसको डिराइव भी कर लेते हैं। तो थोड़ा सा हम पहले यहां पर बात कर लेते हैं। मान लो ए का वर्टेक्स दिया है तुमको, a x1 y1, b का वर्टेक्स कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब a का कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1, b का कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट दिया है कितना, x3 y3। तो अभी ये जो बात की है ना, इनमें से किसी भी एक बात से हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे। कैसे करेंगे ये देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई भी एक साइड लेते हैं, जैसे ये जी है ना, सपोज मीडियन ले लिया जाए, पहले एडी ले लेते हैं, एडी से ही डिराइव कर लेते हैं, ओके। मान लो ये एडी मीडियन लेते हैं, तो हम लोग को पता है ना कि जी डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2:1 में, ए से लेके डी की तरफ किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 में बांटेगा। कैसे बांटेगा, इंटरनली बांटेगा, ठीक। तो हम लोग रेशियो तो हम लोग को पता है, इधर से इधर की तरफ कितना है, 2:1 है। ए का कोऑर्डिनेट भी पता है, पर डी का कोऑर्डिनेट पता नहीं है। अगर डी का कोऑर्डिनेट पता चल जाए तो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू हम लोग जी का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। अगर डी का कोऑर्डिनेट पता चल जाए इसका, तो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू ए भी पता हो ही चुका रहेगा, डी ए पता है ही, डी भी पता हो चुका रहेगा, और रेशियो हमको पता ही है, इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला यूज कर लेंगे, जी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी का कोऑर्डिनेट हम लोग लिख लेते हैं। डी की खास बात क्या है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। तो डी चूंकि बीसी का मिड पॉइंट है, तो ऑब्वियसली 1:1 का रेशियो होगा ना, 1:1 का, तो सीधा सीधा मिड पॉइंट कर, तो ऐसे भी 1:1, इतना सोचेंगे थोड़े, फटाक से लिख देंगे कितना, x2 + x3/2 और y2 + y3/2। 1:1 का रेशियो है, तो m भी 1 हो गया, n भी 1 हो गया, है ना। तो x2 + x3/2 और y2 + y3/2। तो हम लोग को d का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, कितना मिलेगा, x2 + x3/2 और y2 +
तो y3 y2। ये कोऑर्डिनेट मिला हम लोग को किसका, d का। d का कोऑर्डिनेट आ गया, देखो इसका कोऑर्डिनेट आ गया d का। मिड पॉइंट होगा d bc का, तो bc का मिड पॉइंट है तो x2 + x3 by 2 y2 + y3 by 2। अब देखो a भी पता है, d भी पता है। अब इसको हम लोग ऐसे अलग से इधर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा रहता है। ये a है, ओके। इसको बाहर निकाल लिया, मीडियन को हमने बाहर कर दिया, मीडियन को यहां से उठाया और उठा के इधर लेटा के रख दिया। अब a का कोऑर्डिनेट कितना है, x1 y1 है। a का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक। d का कोऑर्डिनेट अभी हम लोग लिखे हैं x2 + x3 by 2 y2 + y3 by 2। d का कोऑर्डिनेट है x2 + x3 by 2 और y2 + y3 by 2, ठीक। a का कोऑर्डिनेट दिया ही था, ट्रायंगल क्योंकि गिवन था, तो x1 y1 भी दिया था, x2 y2 भी दिया था और x3 y3 भी दिया था। तो a का कोऑर्डिनेट पता था, b का पता था, c का पता था, d का हम लोगों ने अभी लिख लिया था यूजिंग मिड पॉइंट ऑफ bc। इस मीडियन को बाहर निकाल लिया, a का कोऑर्डिनेट लिख लिया, d का कोऑर्डिनेट कैलकुलेट किया था, वो लिख लिया। अब हमें g चाहिए। g की खास बात क्या है, g डिवाइड कर रहा है इंटरनली इसको, ये d थोड़ा इधर लिख लेते हैं, है ना। g जो है डिवाइड कर रहा है ad को किस रेशियो में, 2:1। कैसे, इंटरनली, है ना। देखो ये लिखा है GA/GD है ना 2/1, GA/GD इज 2/1, यानी g की दूरी a से और g की दूरी d से। a के साइड 2 लिख लेना है, d के साइड 1 लिख लेना है। a के साइड 2 लिख लिया, d के साइड 1 लिख लिया, ठीक। a के साइड 2 और d के साइड 1, a के साइड 2 d के साइड 1। अब हमें क्या करना है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करना है। g कहां पे है, बीच में ना, कौन सा फॉर्मूला, प्लस वाला, इंटरनल डिवीजन वाला यूज होगा। तो x कोऑर्डिनेट के लिए यूज करते हैं, तो लेफ्ट वाले को राइट से गुणा करेंगे, राइट वाले को लेफ्ट से गुणा करेंगे। पहले x के लिए यूज करते हैं, तो 2 × x2 + x3 by 2, ठीक है। 2 × x2 + x3 by 2 और प्लस 1 × x1 बाई कितना, 2 + 1 ना, 2 + 1, ठीक। ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बन गया, x1 + x2 + x3 और नीचे क्या हो गया, 2 + 1 कितना हो गया, 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट x1 + x2 + x3 by 3, ठीक है। मतलब सेंट्रोइड का, g का सेंट्रोइड का जो एब्सिसा आता है वो होता है x1 + x2 + x3 by 3, जहां पर x1 x2 x3 क्या चीज है, ट्रायंगल के वर्टिसेस के एब्सिसा है। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट भी लिख लो बिल्कुल ऐसे, कितना होगा, 2 टाइम्स लेफ्ट वाले को राइट से गुणा, y2 + y3 by 2 + 1 × y1 by 2 + 1 कितना, 3। ये भी सिंपलीफाई करोगे, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो y1 + y2 + y3 by 3। मतलब सीधा सीधा बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, प्यारा सा, किसका, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का, x1 + x2 + x3 by 3 और y1 + y2 + y3 by 3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल, जहां पर x1 y1 एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है, x2 y2 दूसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है और x3 y3 तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं ट्रायंगल के वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दिया हो और हमें सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट लिखना हो, कुछ नहीं करना, तीनों वर्टेक्स के एब्सिसा को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो और तीनों वर्टेक्स के ऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से डिवाइड कर दो। तो एब्सिसा को जोड़ के 3 से डिवाइड करेंगे तो एब्सिसा आएगा सेंट्रोइड का, और ऑर्डिनेट को जोड़कर 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑर्डिनेट आएगा सेंट्रोइड का, ठीक है। तो x1 + x2 + x3 by 3 और y1 + y2 + y3 by 3। दिस इज द फॉर्मूला फॉर अ सेंट्रोइड। इतनी बातचीत हुई सेंट्रोइड की, समझ गए, यहां तक कोई डाउट। बढ़िया, आगे अगले ज्योमेट्रिकल पॉइंट में तो हम लोगों ने यहां पे बात किया मीडियन क्या चीज होती है, मीडियन से सेंट्रोइड बनता है। और सेंट्रोइड के लिए सच है कि तीनों मीडियंस एक उसी पॉइंट पे मुलाकात करते हैं। किसी भी 2 मीडियन का इंटरसेक्शन जहां पे होगा, तीसरा मीडियन उसी पॉइंट से गुजरेगा एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज सेंट्रोइड। मीडियंस आर कॉन्करेंट। इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं कि मीडियंस क्या है, कॉन्करेंट है, मतलब एक ही पॉइंट से तीनों मीडियंस गुजरेंगे, ठीक है। फिर हमने बोला हर ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो ट्रायंगल के भीतर ही होता है, चाहे दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, सेंट्रोइड हमेशा ट्रायंगल के भीतर होगा, ओके। फिर उसके बाद हमने क्या बोला कि फॉर्मूले की बात की, एक पहले फॉर्मूला टाइप करने से पहले क्या बोला कि सेंट्रोइड जो होता है हर मीडियन को डिवाइड करता है इंटरनली, किस रेशियो में, 2:1। कहां से कहां की तरफ, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड की तरफ 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक।
और फिर हमने फॉर्मूला ड्राइव किया कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3 by 3, y1 + y2 + y3 by 3. दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड. ठीक, बढ़े आगे लिखो. अगले ज्योमेट्रिकल पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट ज्योमेट्रिकल पॉइंट है ये ऑर्थो सेंटर, है ना. स्पेलिंग देख लेना, दैट इज अ सिंगल वर्ड, एक ही वर्ड है. ऑर्थो सेंटर मिला के लिखना है ना, स्पेस नहीं देना है. ऑर्थो सेंटर, ORTHOCENTER. ठीक है. ऑर्थो सेंटर जो ट्रायंगल का होता है वो बनता किससे है, एल्टीट्यूड से बनता है. ठीक, ऑर्थो सेंटर का जनरेशन किससे होता है, एल्टीट्यूड से होता है. जैसे कोई भी ट्रायंगल है ना, मान लो कोई भी ट्रायंगल है, सपोज ये ट्रायंगल ABC है. तो एल्टीट्यूड इसमें क्या होता है, ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड क्या, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के अलोंग जो भी लाइन होगी उस पूरी लाइन पर एक परपेंडिकुलर गिराना है, और जो परपेंडिकुलर होगा दैट इज कॉल्ड वन एल्टीट्यूड. ठीक है, उसको एक एल्टीट्यूड कहते हैं. जैसे वर्टेक्स A से BC के अलोंग लाइन हो गई पूरी, ये BC के अलोंग ये पूरी लाइन हो गई, इस पर एक परपेंडिकुलर गिराएंगे, वो एक एल्टीट्यूड होगा. तो A से BC पे परपेंडिकुलर गिराएं तो ये जो है एक एल्टीट्यूड आएगा, ये एक एल्टीट्यूड. तो बेसिकली ऑर्थो सेंटर कैसे डिफाइन होता है उसको सुनो. हम लोग का कंसर्न मेनली ऑर्थो सेंटर को डिफाइन करना. तो जब हम एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं ना ट्रायंगल में के लिए, तो एल्टीट्यूड्स का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर कहते हैं. एल्टीट्यूड्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ऑर्थो सेंटर कहते हैं. ट्रायंगल में कितने एल्टीट्यूड बनेंगे, 3 बनेंगे, क्योंकि एक वर्टेक्स और उसके ऑपोजिट साइड के अलोंग जो लाइन होगी उस पे परपेंडिकुलर, उससे एक एल्टीट्यूड बनेगा. जैसे A से इस समय हमने एक एल्टीट्यूड ये वाला ड्रॉ किया है. A से परपेंडिकुलर गिराया किस पे, BC के अलोंग जो लाइन है उस पे परपेंडिकुलर गिराया. तो BC के अलोंग लाइन पे परपेंडिकुलर गिराया तो ये एक एल्टीट्यूड के अलोंग लाइन हो गई. ठीक है, एल्टीट्यूड के अलोंग एक लाइन हो गई है. इसी तरह B से भी एक परपेंडिकुलर गिरेगा किस पे, AC के अलोंग जो लाइन होगी, AC के अलोंग ये लाइन हो गई, ये AC के अलोंग लाइन, ये पूरी लाइन होगी AC के अलोंग. तो B से इस पे जब परपेंडिकुलर गिराएंगे, B से जब इस पे परपेंडिकुलर गिराएंगे तो ये ऐसा कुछ जा रहा है ना, ये ऐसे. तो ये एक एल्टीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड के अलोंग एक पूरी की पूरी लाइन हो गई. तो इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना, दैट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. और यहां पर एक एल्टीट्यूड और बनेगा. जैसे C से लेके कहां पे, C से परपेंडिकुलर गिरेगा किस पे, AB पे. तो उसपे भी वही खास बात होगी जैसे सेंट्रोइड के लिए होती थी कि भैया जो सेंट्रोइड बनता है बन तो 2 मीडियन से जाता है, पर तीसरा मीडियन भी वहीं से पास होगा. वही हालचाल यहां पे भी है कि जो ऑर्थो सेंटर है बन तो गया 2 एल्टीट्यूड से, पर जो तीसरा एल्टीट्यूड होगा ना वो भी उसी ऑर्थो सेंटर से क्या होगा, पास होगा. मतलब यहां से अगर हम तीसरा एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करेंगे तो वो भी इस पॉइंट से क्या करेगा, पास करेगा. अगर हम यहां से तीसरा एल्टीट्यूड भी ड्रॉ करते हैं तो वो भी इस पॉइंट से पास करेगा. या ये कहें कि अगर हम C को इस पॉइंट से मिला के एक लाइन आगे बढ़ाते हैं तो हम कुछ और नहीं ड्रॉ कर रहे हैं बल्कि एक एल्टीट्यूड और ड्रॉ कर रहे हैं. इसलिए वो लाइन जब ड्रॉ होगी तो इस पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी. समझे इतनी बात कि हमने क्या बोला कि ऑर्थो सेंटर बनता कैसे, ऑर्थो सेंटर बनते कोई भी 2 एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लोगे ऑर्थो सेंटर हो जाएगा. ठीक है, एल्टीट्यूड्स कैसे ड्रॉ करना है, किसी भी वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के अलोंग जो भी लाइन है उस पे क्या गिरा दो, परपेंडिकुलर गिरा दो, है ना, दैट इज वन एल्टीट्यूड. तो ऐसे जितने भी एल्टीट्यूड्स हैं टोटल कितने होंगे, ट्रायंगल में 3 होंगे. हम किसी भी 2 को अगर इंटरसेक्ट कराएंगे ना तो ऑर्थो सेंटर जनरेट होगा, और तीसरा जो होगा ना, तीसरा भी एल्टीट्यूड उसी 2 के इंटरसेक्शन से क्या करेगा, पास करेगा. मतलब तीनों एल्टीट्यूड्स भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं. ऑल द 3 एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट. जैसे 3 मीडियंस कॉन्करेंट होते हैं वैसे 3 एल्टीट्यूड्स भी क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं. किस पॉइंट पे कॉन्करेंट होते हैं, किस पॉइंट पे मुलाकात होती है तीनों एल्टीट्यूड्स की, दैट इज ऑर्थो सेंटर. समझ गए बात. तो डिफाइन कर लोगे ऑर्थो सेंटर का मीनिंग समझे कि इस ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर. हालांकि ऑर्थो सेंटर पाने के लिए, उस पॉइंट को पाने के लिए कोई भी 2 एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे जब आगे चलेंगे टॉपिक में, स्ट्रेट लाइन की तरफ और ज्यादा एंटर करेंगे तो किसी भी 2 एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, दैट विल बी क्या, ऑर्थो सेंटर. ठीक, तो ये बात हुई ऑर्थो सेंटर की. अब आते हैं इसकी लोकेशन पे. इसके लिए हम लोग को कोई फॉर्मूला नहीं याद करना है क्योंकि फॉर्मूला जो है वो जितना इजी
एज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा फ्यूचर में, जब हम लोग लाइन पढ़ेंगे, लाइन के इक्वेशंस वगैरह में एंटर कर जाएंगे, उस समय हम करवाएंगे ऐसा क्वेश्चन। ऑर्थो सेंटर भी कैलकुलेट करेंगे और सेंट्रॉइड वगैरह जितने भी ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है सब कैलकुलेट करेंगे। बट ऑर्थो सेंटर के लिए कोई फॉर्मूला याद नहीं करना है। ऑर्थो सेंटर के लिए जो डेफिनेशन बोली है ना, उसके थ्रू ही हम लोग वर्किंग करेंगे। इसलिए अभी माथा नहीं लगाना, अभी दिमाग नहीं लगाना, जितना बोल रहे हैं साथ साथ पढ़ते रहो। अभी हमने सिर्फ क्या किया, ऑर्थो सेंटर को डिफाइन किया। अब दूसरी बात ऑर्थो सेंटर की ये करनी है, ऑर्थो सेंटर की लोकेशन क्या होती है। तो पॉइंट नोट करो, सेंट्रॉइड हर ट्रायंगल का ट्रायंगल के किधर था, भीतर था, पर ऑर्थो सेंटर पे डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्रायंगल पे। पहला पॉइंट लिखोगे, ऑर्थो सेंटर ऑफ एक्यूट एंगल ट्रायंगल लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब अगर ट्रायंगल के सारे एंगल 90 से क्या है, कम है, तो उस ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होगा वो ट्रायंगल के किधर होगा, भीतर होगा। ठीक, उस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के भीतर होगा। मतलब एक्चुअल में वहां पे जो तीनों एल्टीट्यूड्स होंगे या कोई भी दो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर देखेंगे तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे जाएगा, ट्रायंगल के भीतर जाएगा। ठीक है, तो ऑर्थो सेंटर जो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल का, इट लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। अब आते हैं ऑब्ट्यूज का कहां पे होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ध्यान से सुनना, ध्यान से नोट करना है ना, नोट्स बनाते जाना। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के बाहर होता है। ठीक है, एक्यूट तो देखो तुम्हें ये एक तरह से हमने एक्यूट ट्रायंगल बना ही रखा है, तुम्हें दिख भी रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पे आया है, ये वाला पॉइंट आया ना, ये वाला कहां पे आ रहा है, ट्रायंगल के भीतर आ रहा है। मतलब इस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर कहां है, ट्रायंगल के भीतर है। एक ऑब्ट्यूज ड्रॉ करके दिखाते हैं तुम्हें, है ना, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करके दिखाते हैं। सपोज हम ऐसे ले लेते हैं, इसको थोड़ा ऐसे किया जाए, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने, एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये मान लो A है, ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं C है। हम वर्टेक्स A से BC पे एल्टीट्यूड गिरा रहे हैं, मतलब वर्टेक्स A से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो BC वाली लाइन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। BC के अलोंग जो लाइन पास होगी उस पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो BC के अलोंग हमने एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस पे एक परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं, परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री, डन। अब एक एल्टीट्यूड और ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी एक जगह से, कोई भी दो एल्टीट्यूड से ऑर्थो सेंटर डिफाइन हो जाएगा। मान लो वर्टेक्स B ले रहे हैं, ठीक है। अब B से हम परपेंडिकुलर एक गिराएंगे किस पे, साइड AC के अलोंग जो लाइन होगी। तो यहां से परपेंडिकुलर गिराएंगे तो दिख रहा है डायरेक्ट AC को ही जाके मीट कर जाएगा, है ना, ऐसे निकलेगा, ऐसे ऐसे निकलेगा, ये 90 डिग्री। तो देखो हमने दो एल्टीट्यूड ड्रॉ किए, एक A से परपेंडिकुलर गिराया BC के अलोंग जो लाइन है उस पे, और एक एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया B से परपेंडिकुलर गिराया जो AC के अलोंग लाइन है उस पे। तो ये दो एल्टीट्यूड हो गए, एक एल्टीट्यूड ये हो गया और एक एल्टीट्यूड ये हो गया। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो कहां पे आ रहा है, ये आ रहा है। सो दिस इज ऑर्थो सेंटर, दिस इज ऑर्थो सेंटर। अब बताओ ये पॉइंट कहां है, ट्रायंगल के भीतर है या ट्रायंगल के बाहर है, ट्रायंगल के बाहर है, बिल्कुल। तो इसलिए ऑर्थो सेंटर दिख रहा है ना, कहां पे आ रहा है, बाहर आ रहा है। ठीक, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर होता है वो ट्रायंगल के किधर होता है, बाहर होता है। एक्यूट का कहां पे होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर ट्रायंगल के अंदर होता है। और बाकी वो बात तो यहां पर भी एप्लीकेबल रहेगी। अगर तो बस इस पॉइंट से ही जो तीसरा एल्टीट्यूड होगा वो भी कहां से पास होगा, इसी से पास होगा। तो अगर मान लो हम C से परपेंडिकुलर, अभी हमने परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ किया है, A से ऑपोजिट साइड के अलोंग लाइन पे और B से उसके ऑपोजिट साइड के अलोंग लाइन पे। अब C वाला बच गया ना, तो सपोज अगर हम C से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किस पे, AB के अलोंग जो लाइन होगी उस पे, AB के अलोंग जो लाइन होगी अगर हम उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो निश्चित तौर पर इस पॉइंट से क्या होगा, पास होगा, क्योंकि तीसरा एल्टीट्यूड भी यहीं से गुजरेगा। तो अगर हम इससे AB के अलोंग ये वाली जो लाइन हमने ड्रॉ की, ये वाली, इस पे अगर परपेंडिकुलर गिराते हैं तो निश्चित तौर पे वो यहां से क्या करेगा, पास करेगा। एंड दिस एंगल इज हाउ मच, 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर तो गिराएगा तो निश्चित तौर पे यहीं से पास करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने बात की कि ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स आर कॉन्करेंट। तो अगर हम यहां से इस पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हैं तो वो बाय डिफॉल्ट यहीं से पास करेगा। या ये भी कहा जा सकता है कि अगर हम ऑर्थो सेंटर को C से कनेक्ट करके एक लाइन बनाते हैं, तो हम C से इसको कनेक्ट करके जब एक लाइन बना रहे हैं तो बेसिकली हम एक तीसरा क्या ड्रॉ कर रहे हैं, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं। इसलिए निश्चित तौर पर ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि जहां दो एल्टीट्यूड की मुलाकात होगी वहीं से तीसरा एल्टीट्यूड भी पास करेगा।
तो अगर वर्टेक्स को ऑर्थो सेंटर से मिलाओगे तो डेफिनेटली क्या बनेगा, एक एल्टीट्यूड क्रिएट होगा। वर्टेक्स को सेंट्रॉइड से मिला के आगे बढ़ाओगे तो क्या बनेगा, एक मीडियन क्रिएट होगा। वर्टेक्स को ऑर्थो सेंटर से मिलाओगे तो एक एल्टीट्यूड क्रिएट होगा, ठीक है ना, मतलब एक एल्टीट्यूड के अलोंग लाइन तैयार हो जाएगी। तो ये दो बातें हुई कि हम लोगों ने एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या देखा, ऑर्थो सेंटर अंदर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर क्या होगा, बाहर होगा। मन में कुछ विचार आ रहा है, एक्यूट और ऑब्ट्यूज के बीच में भी कुछ होता है, आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो सुन। कौन सा केस, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देख, राइट एंगल ट्रायंगल में बड़ा स्पेशल जगह पे होता है ऑर्थो सेंटर। थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो, खुद से सोचो तो, राइट एंगल ट्रायंगल में कहां पे होगा, ये ABC हो गया, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। कोई भी दो एल्टीट्यूड लेने के कोई भी दो एल्टीट्यूड लेंगे हम लोग तो ऑर्थो सेंटर बन जाएगा। तो हम एक A से एल्टीट्यूड लेते हैं BC के अलोंग, तो A से परपेंडिकुलर गिराएंगे BC के अलोंग, तो AB ही बनेगा कि नहीं, एक एल्टीट्यूड कौन होगा, AB होगा। A से परपेंडिकुलर BC के अलोंग, तो A से जब BC पे परपेंडिकुलर गिरेगा तो ऑब्वियसली BC पे परपेंडिकुलर A से पास होने वाला कौन है, AB तो है, यानी एक एल्टीट्यूड तो AB खुद हो गया। सिमिलरली सपोज C से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं किस पे, AB के अलोंग, तो C से परपेंडिकुलर गिराना है AB पे, C से परपेंडिकुलर ऑन AB, तो C ये रहा, AB पे परपेंडिकुलर गिरा रहे हो, ये एंगल 90 ऑलरेडी है, तो दूसरा एल्टीट्यूड कौन हो गया, CB हो गया कि नहीं हो गया। A से BC पे परपेंडिकुलर AB हुआ, C से AB पे परपेंडिकुलर BC हुआ। फिर से बोले, A से BC पे परपेंडिकुलर AB हुआ, C से AB पे परपेंडिकुलर BC हुआ। तो दो एल्टीट्यूड कौन कौन से हो गए, AB और BC दो एल्टीट्यूड का काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन AB और BC का इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे आ रहा है, वर्टेक्स B ही तो आ रहा है, यानी ऑर्थो सेंटर कहां पे होगा राइट ट्रायंगल का, वो वर्टेक्स खुद होगा जहां पर राइट एंगल फॉर्म होगा। तो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे कि ऑर्थो सेंटर ऑफ राइट ट्रायंगल इज द वर्टेक्स वेयर राइट एंगल इज फॉर्म्ड। तो लोकेशन का बात हुआ, एक्यूट में ट्रायंगल के भीतर, ऑब्ट्यूज में ट्रायंगल के बाहर, और राइट ट्रायंगल में वो वर्टेक्स जहां पर 90 डिग्री बनता है, जहां पे π/2 बनता है, जहां पे राइट एंगल बनता है, दैट वर्टेक्स इज ऑर्थो सेंटर। समझ गए, दो पॉइंट की बात हुई, सेंट्रॉइड बात हो गया थ्रू मीडियन, और ऑर्थो सेंटर का बात हो गया थ्रू एल्टीट्यूड। दो और पॉइंट बचे हैं, एक बचा है सरकम सेंटर, एक बचा है इन सेंटर, ठीक।